देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का ये जो अप्रोच है ये अभी छोड़ दो, हम टाइप्स ऑफ रिसर्च से जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च कितने टाइप का है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सबसे बेसिक रिसर्च है, जहां पर हम लोग बेसिकली जैसे कि हम लोगों को किसी चीज पे इंक्वायरी करना है पर वो चीज ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपली जो सीआईडी लोग का काम होता है, मतलब ऑलरेडी सोचो कोई क्राइम हो चुका है, अब वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये एक सर्वे है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है। इंक्वायरी और इंक्वायरी दोनों ही कोई मेरे को बता सकता है इंक्वायरी और इंक्वायरी का डिफरेंस, जो ई से होता है या आई से होता है? तो इंक्वायरी जो ई से होता है, इसका मतलब होता है कि सामने वाले को ये चीज ऑलरेडी पता है और फिर हम पूछने जा रहे हैं। जैसे कि अगर रेलवे में हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो लिखता है इंक्वायरी काउंटर, मतलब ई से। इसका मतलब है सामने वाले को टिकट के बारे में, ट्रेन के बारे में पूरा नॉलेज है और ये बात हमको भी पता है कि उसी से पूछना है। उसको कहते हैं इंक्वायरी करना। और आई से जो इंक्वायरी होता है उसका मतलब होता है सामने वाले को कुछ पता नहीं है और हम भी श्योर नहीं है कि सारा बात इसको पता होगा, हम उससे जाकर पूछ रहे हैं। जैसे कि क्राइम होने के बाद हम लोग डिफरेंट लोगों से, पुलिस इंक्वायरी करता है आई से, क्योंकि पुलिस को नहीं पता है कि इसी के पास सारा इंफॉर्मेशन है, वो जनरली इंक्वायरी कर रहा है। तो यहाँ पे वो इंक्वायरी कर रहा है ऑलरेडी, फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि वो चीज हो चुका है उसका पूछताछ कर रहा है। इट डिस्क्राइब द मैटर एट द टाइम ऑफ स्टडी। द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये भी खुद में एक टाइप ऑफ रिसर्च है। ये एक्स पोस्ट मतलब, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर, फैक्टो मतलब फैक्ट, कोई चीज हो जाने के बाद हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में काम आता है। द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। क्यों? ऑलरेडी वो चीज हो चुका है, तो अब हम कैसे उस चीज को चेंज कर सकते हैं? सोचो कहीं पे क्राइम हुआ है और नाइफ से हुआ है, सोचो मर्डर जिसने किया है वो लड़का है, तो हम ये पूरे ही फैक्ट को उसमें से कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो रिसर्चर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल का। इट हैज टू ओनली रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड। वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है कि क्या चीज हुआ है, हुआ था या अभी हो रहा है। जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज या शॉपिंग। जैसे कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि पैंटालून में टर्टल जो ब्रांड है, इसको लोग कितना प्रेफर करते हैं, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर का, मंथ के एंड में हम लोग देख रहे हैं टर्टल का क्या हाल है, टर्टल ब्रांड को लोग पसंद करते हैं या नहीं। तो ये तो हो चुका है, लोगों ने पूरा मंथ परचेस कर लिया है। हम लोग जस्ट पता कर रहे हैं कि क्या प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, वो लोग कितना फ्रिक्वेंटली टर्टल के सामान को खरीदते हैं। फिर है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो दूसरा नाम बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन देगा तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, बोथ, नन। तो हम लोग को वहां बोथ में टिक लगाना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। उसके बाद है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च के बारे में कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हम लोग जो भी फैक्ट को पता करते हैं, जो भी चीज को ढूंढते हैं, एनालिटिकल रिसर्च में जाके सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं। सिर्फ जैसे सोचो कि हम लोग देख लिए कि डोमिनोज का पिज्जा ज्यादा चलता है या पिज्जा हट का पिज्जा ज्यादा चल रहा है, ये जानने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, दोनों का सारा फैक्ट निकालेंगे, कितना सेल होता है, कितना कंप्लेन आता है। ये पूरा देखने के बाद हम लोग बस ये पता किए, दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बाद में जब आंसर दे रहे हैं, कंपेयर ये सब करके, तब बोलेंगे हम लोग कर रहे हैं एनालिटिकल रिसर्च। उसके बाद है हम लोग का अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी चीज का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हैं,
मतलब बहुत टाइम नहीं रहता है हमारे पास। जैसे कि आज अगर कोई बच्चा अच्छे से, तो सोचो तुम तीनों में कोई एक जन अच्छे से नहीं समझा मेरा बात, तो वो बोला कि मैम हम नहीं समझे, तो हमको तुरंत कोई एग्जाम्पल सोचना होगा और उसको बताना होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये चीज समझ में नहीं आया, 2 दिन बाद बताएंगे, इसका क्या मतलब था। दूसरे तरीके से, मेरे को तो एक ही तरीका आता था, हम समझा दिए, ऐसे नहीं होता है। अभी मेरे को ऑन द स्पॉट दूसरा आइडिया सोचना होगा, कुछ दूसरा एग्जाम्पल मन के अंदर लाना होगा और तुरंत बताना होगा। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना ही अप्लाइड रिसर्च है। जैसे कि अब तुम लोग पूछोगे और कहाँ यूज होता है। जैसे अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर आपका पहले वाला मेडिसिन वर्क नहीं किया, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है वो वर्क नहीं किया, तो आप ये वाला दवाई खा लीजिए। वो ये नहीं बोलता है कि वो ये दवाई काम नहीं किया, रुकिए 2 दिन बाद आपको बताते हैं ये दवाई नहीं यूज हुआ तो इसके जगह कौन सा दवाई यूज होगा। ये ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग प्लान करके गए थे कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन करेंगे, बट ऑन द स्पॉट कुछ गड़बड़ हो गया अंदर, तो वो ऑन द स्पॉट कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है प्रॉब्लम का, वो वहां पे टाइम नहीं है उसके पास। तो इमीडिएट सॉल्यूशन अगर किसी प्रॉब्लम का निकलता है और वहां पे अगर हम लोग कुछ सोचते हैं, तो उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। Researcher engaged in such researches aims at drawing certain conclusion related to society or business। वहां पे कोई ना कोई कंक्लूजन हम लोग को निकालना ही होगा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, ये रिसर्च हम लोग करते क्यों है, ये रिसर्च करते हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक होता है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है जैसे हम बोले तुम लोगों को अभी हमको बताना है, तुम लोगों को समझ नहीं आया, ऑन द स्पॉट बताना है, इट इज प्रैक्टिकल। थ्योरी में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, रियल में हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर वाला बात रियल में होगा, तो ये सब प्रैक्टिकल है। तो ये हमेशा काम आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, थ्योरी का प्रॉब्लम में नहीं। अगर फंडामेंटल रिसर्च का बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये प्योर रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है। इसका दो दूसरा नाम है, याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल रिसर्च ही प्योर रिसर्च है और बेसिक रिसर्च है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ हम लोग का जो ऑलरेडी नॉलेज है, हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। जैसे सोचो तुम लोग को एक वर्ड सुनाई दिया, तुम लोग को एक वर्ड सुनाई दिया, सोचो फिलेंथ्रोपिस्ट, तुम लोग को एक वर्ड कहीं पे हम बता दिए फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के बारे में सोचता है। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कोई भी काम करता है तो सोसाइटी के बारे में सोच के करता है। अगर हम लोग में से कोई भी हर बात पे बोलेगा नहीं ऐसे मत करो इससे तो पॉल्यूशन होगा, नहीं ऐसे मत करो इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सोचो हम लोग का बिजनेस है, हम लोग अपने बिजनेस का लॉस में जाता जा रहा है, फिर भी किसी को जॉब से निकाल नहीं रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं इस तरह, तो सब अनएम्प्लॉय हो जाएगा, कहाँ जाएगा सब। नहीं नहीं, हम लोग को जितना भी दिक्कत हो हम लोग किसी को जॉब से नहीं निकालेंगे। तो हम लोग क्या है, हम लोग फिर फिलेंथ्रोपिस्ट है। अब मैंने ये पढ़ा दिया, तुम लोग में से किसी को इस वर्ड में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, तुम लोग को जानना है ये वर्ड कहाँ से निकला, क्या मतलब है इस वर्ड का, क्या मतलब सिर्फ इतना ही मीनिंग तो नहीं होगा, हर चीज का बहुत डिटेल में मीनिंग होता है। तुम लोग जाके इसको डिटेल में ऐसे ही नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हो, कोई काम नहीं है। डिटेल में इतना फिलेंथ्रोपिस्ट के बारे में जानने का कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम लोग को जानना है, फिर भी तुम लोग को जानना है, तो जाके गूगल कर रहे हो और नॉलेज ले रहे हो। तो ये है फंडामेंटल रिसर्च, कोई काम नहीं है तुम लोग को, जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज और एनहांसिंग द नॉलेज तुम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हो। इसलिए हम लिखे हैं इट कंसर्न्स जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। सिर्फ जनरलाइजेशन लेते हो, जनरली उसका मतलब लेना। इट गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए, is termed as pure research, said by Young in Kothari 1988. It is related to pure mathematics or concerning some natural phenomenon is the example. Studies focusing on human behavior is the example. जैसे अगर हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर ये सब पे डिटेल पे जानना है और जो इसके ऊपर पढ़ते हैं जाकर,
कि एंगर कैसे कम करें, बहुत लोग ये सब पे शौक रखते हैं। मैं खुद पढ़ती हूँ कि एंगर को कैसे कम करें, अगर किसी चीज से मेरा डर है तो हम सोचते हैं उससे डर कैसे निकाले, अगर छोटे छोटे बात पे हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो इसके ऊपर पढ़ा जा सकता है कि इसको नेगेटिविटी हम अपना कैसे कम करें। ये सब जो हम लोग जाके करते हैं ना, दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव इज टू, इसका ये करना क्यों है हम लोग को कुछ साइंटिफिक नॉलेज चाहिए। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे कि हम लोग कोई चीज नंबर में, जैसे हम लोग को अगर जानना है कि स्मोकर्स कितने हैं इंडिया में, स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने हैं, तो यहाँ तो नंबर में रिसर्च करना होगा ना। आंसर क्या आएगा? 1000 स्मोकर है और 800 नॉन स्मोकर है। तो इस तरीके का जो नंबर में हम लोग मतलब सर्वे करते रहते हैं, नंबर के बारे मतलब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर, जैसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो नंबर निकल के तो आएगा नहीं, तो दैट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। और अगर हम कोई नंबर में रिसर्च कर रहे हैं कोई क्वांटिटी में, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। So it can be quantified or can be expressed in terms of quantity. Various statistical and econometrics methods are adopted for this research. Statistics तो तुम लोग पढ़े हो, econometrics होता है जो थोड़ा हायर लेवल पे जाके होता है, हम लोग एमफिल पीएचडी में पढ़ते हैं, तो दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। एग्जाम्पल कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है, ये सब पढ़ना इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च डेफिनेटली जो हम अभी बोले, कैसे एंगर हटा सकते हैं, कैसे अपना नेगेटिविटी हटा सकते हैं, दीज ऑल आर क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें कोई हम लोग को पढ़ते वक्त नंबर नजर नहीं आएगा। अगर ये फाइंड कर ले कि कितने लोगों को इंडिया में नेगेटिव सोचने का प्रॉब्लम है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। पर नेगेटिव सोचना क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर होता है, ये इंसान में आता कैसे है, ये सब पढ़ना इज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी और काइंड। एग्जाम्पल मोटिवेशन रिसर्च विच इन्वेस्टिगेट इनटू द रीजन फॉर सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर। कैसे हम मोटिवेट फील करें। सोचो बहुत लोग लूजर जैसा फील करते हैं, मेरे से कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, जो इस तरीके का सोचते हैं, बहुत लोग उन्हें कहते हैं जाके मोटिवेशन का आर्टिकल पढ़ो। तो वो लोग जो पढ़ने बैठ जाएंगे, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। मेन एम इज डिस्कवरिंग द मोटिव एंड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय यूजिंग 6 इंटरव्यूज। ये एक मेथड है, 6 इंटरव्यू एक मेथड आता है। 6 इंटरव्यू एक टेक्निक है मोटिवेशनल होने के लिए। वो हम लोग के कॉन्सेप्ट में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। बस ये पता रखना है कि हम लोग मोटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। और भी टेक्निक है, जैसे कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये सारा है क्वालिटेटिव रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? नाम से ही पता चलता है, किसी चीज का सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरी पता करना। जैसे कि अगर हम लोग को जानना है कि द रिसर्च रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे फिलोसोफर और थिंकर्स, जैसे फिलोसोफर्स और थिंकर्स कैसा थ्योरी देते हैं, जैसे उस दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड में कि रिलीजियस टॉपिक के ऊपर, भगवान के ऊपर बात करते हैं, या फिर हम लोग का सोल के ऊपर जो बात होता है, स्पिरिट्स के ऊपर बात होता है, ये सब जो सारा बात होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कह सकते हैं, कहीं इसका प्रूफ नहीं है। जैसे बहुत सारा तुम लोग यूट्यूब में आर्टिकल देखोगे, मतलब वीडियो देखोगे कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। हम लोग बहुत बार ये सब पढ़ने भी जाते हैं, एक और दुनिया है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत पढ़ा है। तो अगर इस तरीके का हम लोग कुछ पढ़ते हैं, मतलब मेरा बहुत एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा बहुत इच्छा आ गया था ये सब जानने का कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो इस तरीके का अगर चीज किसी को डिटेल में जानना है और वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जाके डिटेल में स्टडी कर रहा है, देन वो थिंकर्स है। हम क्लियर लिखे, या तो फिलोसोफर्स करते हैं या तो थिंकर्स। मैं कोई फिलोसोफर तो हूँ नहीं, मैं क्या हूँ, मैं थिंकर हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या होता है, मैंने जाके उसके बारे में रिसर्च कर डाला। दिस इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तुम लोग बोलोगे मैम यही तो फंडामेंटल रिसर्च है, यही तो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उसमें भी तो आप सिर्फ पता ही कर रहे थे। हम बोलेंगे नहीं,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देखो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, सुनकर सब तुम लोगों को एक जैसा लगेगा, हम डिफरेंस बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्लियरली बोले थे वो एक फैक्ट का इंक्वायरी है, जो रियल में हुआ है उसके ऊपर पता करना। बट कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम क्लियरली लिखे हैं, हो सकता है ये एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब ये फैक्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ये लाइफ डेथ के बाद कैसा होता है हमारा, ये कहीं पे प्रूव्ड नहीं है अभी तक, तो दिस इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर नहीं है। दूसरा बात, तुम लोग बोलोगे तो फंडामेंटल रिसर्च है, हम बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च भी कहीं ना कहीं फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, पर कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट ना तो डिस्क्रिप्टिव है और ना तो फंडामेंटल है, क्योंकि फंडामेंटल क्लियरली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर बेस करके प्रूफ किया जाता है, यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तो फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स यूज दिस रिसर्च फॉर डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट, वो लोग उसी के बेसिस पे और न्यू न्यू बात सोचते हैं, और फॉर इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वन। तो एम्पिरिकल रिसर्च फिर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जो भी चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से निकालते हैं, उसको एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। जैसे सोचो, हम दो तरीके से पढ़ाएं, हम लाइव भी पढ़ाएं और हम ऑनलाइन भी पढ़ाएं, तो हम देखें कि ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, ज्यादा होमवर्क करते हैं, वो थकते कम है, उनको टाइम ज्यादा मिलता है और इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो हम ये थ्योरी लिख दिए कि एज पर माय ऑब्जर्वेशन ऑनलाइन क्लासेस आर बेस्ट। और कुछ टीचर्स को लग रहा होगा, जो भी स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काफी हैरेस कर रहे हैं वो लोग टीचर्स को, तो उन टीचर्स को लग रहा होगा नहीं, ऑनलाइन क्लास में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम लोग लाइव पढ़ाते थे स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। तो ये उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आंसर है। तो इस तरीके से अगर कोई रिसर्च करता है तो वो कहता है एम्पिरिकल रिसर्च है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सच रिसर्च इज डेटा बेस्ड, डेफिनेटली डेटा बेस्ड, एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, मैं कुछ सोच के ही बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ बात है कि हाँ 50 स्टूडेंट है उसमें से 40 अभी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो दैट कम्स अप विद कंक्लूजन, कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट, हम वेरीफाई करके बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। रिसर्च हैज कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब? अगर सोचो कि 50-50 आ जाता है, 25 आ जाता है अच्छा पढ़ते ऑनलाइन में, 25 आ जाता है खराब पढ़ते ऑनलाइन में, पर मेरे को मन कर रहा है आंसर देने का ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे 26 और 24 कर देंगे। तो थोड़ा हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो ही फॉर्मुलेट्स द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सो ही कैन मैनिपुलेट द वेरिएबल, हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। The result obtained by using this research has the most powerful evidence of a given hypothesis. Hypothesis का मतलब होता है assumption। तो मेरा हमको जो लगता था, हमको लगता था कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, तो मेरा ये हाइपोथेसिस है, तो इसके लिए मेरे को एक पावरफुल एविडेंस देना होगा, मतलब कुछ प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ तक टाइप है, अभी और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च बचा है, पर इतना सारा टाइप्स ऑफ रिसर्च एक साथ बहुत हेवी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं टाइप रिसर्च प्रोसेस में। रिसर्च प्रोसेस को में बगल में हम ऑर्डर लिखे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसको लाइन से याद करना, इसको सजाने के लिए हम लोग को देता है, अरेंज करने के लिए। तो रिसर्च जब भी हम लोग करते हैं तो कुछ स्टेप होता होगा, तो इसका स्टेप क्या है? सबसे पहले हम लोग कोई रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है जैसे कि हम लोग रिसर्च करने क्यों वाले हैं, मतलब तुम लोग क्या ऐसे ही कुछ भी उठा के रिसर्च करने लगोगे? नहीं, पहले जानना है कि क्या नहीं पता है लोगों को उसके बारे में। जैसे कि मेरा था रिसर्च का टॉपिक एफडीआई, तो लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली समझ में नहीं आता है। समझ में तो आता है, बाहर वाले आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं, बट लोगों को सिर्फ एक लाइन ही पता है। बट रियली क्या प्रॉब्लम है एफडीआई को इंडिया में,
क्या प्रॉब्लम इंडिया में वो फेस कर रहा है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो मतलब क्यों 100% एफडीआई को नहीं आने दिया। देखो, जब एफडीआई का इतना सारा फायदा है कि अगर उबर आके इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो बहुत सारा फायदा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग थे जिन्हें गाड़ी चलाने के लिए मिल गया। दूसरा बोलो तो गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज हुआ। तीसरा बेनिफिट बोलो तो अमेरिकन डॉलर इंडिया में आया, पेमेंट करते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सारा, फिर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, इंडिया में गाड़ी का सेल इंक्रीज हुआ तो इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ा। ऐसा बहुत बेनिफिट है एफडीआई का, इसलिए बाहर का कंट्री आके इंडिया में बिजनेस करता है। बट द क्वेश्चन इज, अगर इतना ही अच्छा है तो फिर जब 100% क्यों नहीं आने देता? क्यों ओला आया हुआ है? ओला को हटाकर 100% इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दो, उबर कर दो, ओला हटा ही दो। बट नहीं, तो दैट इज द रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहले सोचो प्रॉब्लम क्या है, फिर अभी सोचेंगे कैसे? खुद ही सोचते रहेंगे? नहीं, कुछ लिटरेचर रिव्यू पढ़ो। मतलब जितना रिसर्च उस टॉपिक पे हुआ है उसमें से कुछ लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, मतलब वो बाकी सारे रिसर्च को जाके पढ़ना इस लिटरेचर रिव्यू। फिर डेवलपिंग हाइपोथेसिस, फिर कुछ अपना सोचो। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, फिर रिसर्च डिजाइन प्लान करो, जो हम नीचे लिखे रिसर्च डिजाइन क्या होता है। उसके बाद डिटरमाइन करो सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन मतलब कितने कंपनी को लेके रिसर्च करना चाहते हो। आज अगर बैंक को लेके करना चाहते हो तो कितना बैंक को लेके करना चाहते हो, 3, 5, 10, हाउ मेनी, तो वो सोच लो। कलेक्टिंग डेटा, अब सोच लिए हम 5 बैंक को लेके करेंगे तो पांचों बैंक का डेटा कलेक्ट करो। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अब वो अप्लाई करो, मतलब उसको सजाओ, उसके बारे में कुछ लिखो, मतलब प्रोजेक्ट बनाओ। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर देखो कौन बैंक ज्यादा अच्छा है एंड ऑल दैट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। फिर जनरलाइजेशन, मतलब उसके ऊपर अपना थ्योरी दो, इंटरप्रेट करो, रिपोर्ट प्रिपेयर करो और फिर उसको प्रेजेंट करो। तो दिस इज द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये याद रखना होगा। अगर समझा हुआ है तो सेंस भी लगा पाएंगे कि क्या पहले होता है क्या बाद में। डिट्टो यही लैंग्वेज में तो सजाने नहीं देगा, वो लोग थोड़ा वर्ड इधर उधर करेगा। अब ये रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन बहुत टाइप का होता है। पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का दूसरा नाम है फॉर्म्युलेटिव रिसर्च डिजाइन। ये हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन लेता है, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम रिसर्च करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन से, तो हम क्या करने का सोच रहे हैं? जो भी मेरा प्रॉब्लम है ना, मतलब सबसे पहला काम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम बनाना। रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में एकदम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। ओवरऑल हम रिसर्च प्रॉब्लम नहीं सोचेंगे, हम पूरा डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेजर पर्पस इज द डिस्कवरी ऑफ आइडिया एंड इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम अंदर से देखना, उसको इनसाइट्स कहते हैं। ऊपरी ऊपरी देख लेना इज नॉट इनसाइट। तो पूरा हम अंदर से देखेंगे, तभी हम बोल रहे हैं इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। द इनबिल्ट flexibility in this research design is required as the 19 initial research problem would be transferred into one। ये वाला जो रिसर्च डिजाइन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ऐसा करके खुद का कोई रिजिड स्टेप नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ा इधर उधर अगर रूल ब्रेक होता है तो ये वाला रिसर्च डिजाइन में चलता है। उसके बाद जैसे हम लोग एस्से लिखते हैं तो उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जैसे भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फॉर्मल लेटर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे बताया गया फॉर्मेट वैसे ही लिखना होता है। पर इनफॉर्मल लेटर को उतना रूल रिजिड नहीं है, थोड़ा फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। 3 methods are considered for this research design। पर 3 चीज हम लोगों को करना होगा। पहला सर्वे ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू तो देखना ही होगा। दूसरा एक्सपीरियंस सर्वे, एक्सपीरियंस भी तुम में होना चाहिए। थर्ड एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल तुम लोग बोल रहे हो उसको डिटेल में डिस्कस करो। फिर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन,
इसका मतलब होता है वही सेम चीज जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था, कुछ खास अलग मीनिंग नहीं है। इसमें भी यही है कि तुम कि जो भी चीज का बात कर रहे हो, जो भी टॉपिक का बात कर रहे हो, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से बोलो, पूरा डिस्क्राइब करो। A study that is concerned with specific prediction or with the fact related to an individual. Descriptive fact से related था, हम बहुत बार बोल चुके हैं, तो यहाँ पे भी fact से ही related रहेगा। Social research design falls under this design. Social research design मतलब जो सोसाइटी को लेके हम लोग का रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सा रिसर्च डिजाइन होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन फॉलो करेंगे। तो यहाँ ये दो रिसर्च डिजाइन है। इसके बाद बोल रहा है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ वेरिएबल ऑकर्स और इट्स रिलेशनशिप विथ अनदर वेरिएबल। इसमें डायग्नोस्टिक में क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे कि अगर सेल अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो यहाँ अगर दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। मतलब अगर सेल अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी अच्छे से होगा। तो हम लोग का दो वेरिएबल है, सेल और प्रॉफिट। इस तरीके का अगर कोई रिसर्च है कि हम लोग को जानना है कि रिलायंस का ज्यादा अच्छा सेल हुआ है ईयर आफ्टर ईयर और प्रॉफिट अच्छा हुआ है या एयरटेल का, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिलायंस के प्रॉफिट और सेल को लेके और एयरटेल के प्रॉफिट और सेल को लेके हम लोग एक डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन करेंगे। इट एनालाइज वेदर अ सर्टेन वेरिएबल इज रिलेटेड विथ अनदर वेरिएबल। क्या प्रॉफिट और सेल एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, ये सब पता कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक समटाइम्स ग्रुप टुगेदर। देखो डिस्क्रिप्टिव कैसा होता है? फैक्ट पे बेस्ड होता है। हम लोग मतलब उसमें हम लोग मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब कि एक चीज को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना, और वहां पे भी फैक्ट का बात होता है। डायग्नोस्टिक में भी हम लोग फैक्ट का बात करते हैं। दे बोथ प्रोटेक्ट अगेंस्ट बायसनेस। बायसनेस मतलब पार्शियल होना, दोनों में कोई भी पार्शियल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो हम लोग फैक्ट को सर्वे करते हैं। फैक्ट तो फैक्ट है, उसमें बायस कैसे हो सकते हैं। एंड हैज मैक्सिमम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। तो हम लोग ये दोनों अगर रिसर्च डिजाइन है तो हम लोग ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा करते हैं। फिर दे आर नॉट रिजिड, यहाँ दीज ये रिजिड होगा, हम टी लिख दिए हैं, वो रिजिड होगा। डेफिनेटली ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी फ्लेक्सिबल था, तो याद रहे बहुत बार पूछेगा फ्लेक्सिबल कौन है, ऐसे एक बड़ा सा इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाए, तो फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरेटरी है, पर डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक फ्लेक्सिबल नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन, ये एक फोर्थ है। The researcher tests the hypothesis of causal relationship between two or more variable. Hypothesis testing design क्या होता है? इसका मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। These studies require procedure that would reduce the bias and enhance reliability. Same बात लिखा हुआ है। This research design refers to the experiment design. Experiment design भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डेटा कलेक्शन। ये बहुत सिंपल है। दो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। हम लोग जो ये बार बार लिखते हैं कलेक्टिंग डेटा मीन्स व्हाट? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्ट हम लोग दो टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है जो कहीं पे भी पब्लिश किया हुआ नहीं था। जैसे अगर बैंक के बारे में पता करना है कि 5 बैंक का अभी क्या मतलब प्रॉफिट चल रहा है, तो हम लोग पांचों बैंक में जाकर पूछे हैं मैनेजर से कि अभी इस बैंक का प्रॉफिट कितना है। ये किए हैं तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए हैं, खुद जाकर पूछे हैं। जैसे हम लोग से पैंटालून ये सब में सर्वे करता है
कि आपको यहाँ पे कैसा पसंद आया कि नहीं, आपको ग्रीट किया कि नहीं, आपको कोई ऑफर मिला या नहीं, वो हम लोग से प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली हम लोग से पूछ रहा है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो चीज ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश किया हुआ है, हम लोग सिर्फ देख कर लाए हैं, जैसे गूगल से सर्च कर लिए, वो सेकेंडरी डेटा है। हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाता है बच्चा लोग स्कूल का, तो क्या करता है, जो ऑलरेडी गूगल में बात लिखा हुआ है उसी को छाप देता है, दैट इज सेकेंडरी डेटा। उसके बाद बोल रहा है कि प्राइमरी डेटा हम लोग कैसे कैसे ला सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करके, मतलब डायरेक्टली पूछ लो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड्स, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स। तो सेकेंडरी डेटा का सिंपल एक ही चीज है, पब्लिश्ड होगा या अनपब्लिश्ड होगा। पब्लिश्ड है मतलब कहीं पे, जैसे गूगल ये सब में पब्लिश्ड है। अनपब्लिश्ड क्या होता है, जो हम लोग ऐसे ही कहीं से भी हम लोग को मिला है, किसी प्राइवेट ऑफिस से, इंटर यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, वो सब का डेटा कहीं पे पब्लिश किया हुआ नहीं रहता है, हम लोग को अनपब्लिश्ड रहता है। यूनिवर्सिटी ये सब में अनपब्लिश्ड सोर्स है, अगर कोई चीज यूनिवर्सिटी से लिए है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है, बोगार्डस के हिसाब से ये डेफिनेशन है, डिक्शनरी ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स के हिसाब से ये डेफिनेशन है। सिंपली हम लोग, ये भी हम लोग कभी जब बिग बाजार ये सब जाते हैं तो वहां पे एक पेपर देता है, एक सवाल रहता है और उसका 4 ऑप्शन रहता है, तो दैट इज क्वेश्चनेयर, जिसमें हम लोग को एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन पूछता है। पर क्वेश्चन का भी टाइप होता है, पहला होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हारा बहुत सिंपल सब कुछ पता ही होता है कि बोलना क्या है, जैसे सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन दो तरीके का होता है, सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चन होता है यस और नो, जैसे पूछेगा डू यू हैव कार, तो यस और नो, तो हम लोग लिख देंगे यस। बोलेगा इज इट बिलोंग टू मारुति और होंडा, इज इट बिलोंग टू मारुति, तो यस और नो। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो दैट इज सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चन। पर अगर हम लोग बस 4 मतलब 2 से ज्यादा ऑप्शन है, जैसे ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इस तरह हम लोग का टाइप ऑफ क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ सम इवेंट। जैसे कि आज अगर तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो, तो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हम पास करेंगे या नहीं, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है, हम पास करेंगे या नहीं। अगर मन में आता है 70% चांस है हम पास कर जाएंगे, 30% चांस है हम फेल हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% पास होने का, 30% फेल होने का। अगर हम लोग लूडो खेल रहे हैं, उसमें जब डाइस थ्रो करते हैं तो 6 आने का कितना चांस है, इक्वल चांस है। मतलब ऐसा नहीं है कि 60% चांस है कि 6 आएगा, कैसे 60% चांस है, हम लोग का इक्वल चांस है कि 6 आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है डाइस उठाए और रैंडमली थ्रो कर दिए। जैसे हम तुम लोगों को अगर पता है डाइस 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल डाइस होता है, एक लोडेड डाइस होता है। लोडेड डाइस क्या होता है, ये कसिनो ये सब में रखते हैं वो लोग, हम लोग को ये बात बताया नहीं जाता है बट ये हम लोग को पढ़ाया जाता है। लोडेड डाइस का मतलब होता है ना, उसमें जैसे सोचो कसिनो वाला क्या किया है, 1, 3 और 5 के ऊपर ज्यादा लोड रखा है डाइस ना, वो ऑर्डर देके डाइस बनवाया जाता है। 1, 3 और 5 के ऊपर ज्यादा लोड रखा है, 2, 4, 6 के ऊपर कम लोड रखा है। जब हम लोग डाइस थ्रो करेंगे तो जिसपे ज्यादा लोड है वो नंबर आ जाएगा। तो ज्यादा लोड किस पे है, 1, 3 और 5 के ऊपर, तो जब भी डाइस थ्रो करेंगे 1, 3, 5 आ जाएगा। और वो प्राइस किस पे रखेगा, हमेशा 6 पे।
या 2 पे, मतलब प्राइस रखेगा वैसे नंबर पे जिसपे लोड कम डाल दिया है, तो इसको कहते हैं लोडेड डाइस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता है जहां पे तुम बायस नहीं हो, जहां पे कोई प्लान नहीं कर रहे हो, ऐसे ही अनबायस डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो इक्वल चांस है 6 आने का। पर लोडेड डाइस में इक्वल चांस नहीं है 6 आने का, वहां पे वो लोग प्लानिंग करके 6 को कम आने के हिसाब से बनाया है डाइस को। इसलिए हम लोग कसिनो ये सब जाते हैं तो ज्यादा लोग हारते हैं, क्योंकि वो लोग का अरेंजमेंट ही वैसे होता है। इसके बाद